इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शंस होती है ना, ऑर्गेनिक की भी बात कर लो, सिंपली चीजें कैसे होती हैं कि हम किसी भी चीज की पहले क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे और फिर उसकी रिएक्शंस करेंगे, है ना। तो डाई नाइट्रोजन को भी हम क्या करेंगे, पहले उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है और फिर उसकी रिएक्शंस हम करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, जब हम डाई नाइट्रोजन यानी N2 की प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी में जाते हैं तो हमें सिर्फ ये 3 रिएक्शन दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। और इन 3 रिएक्शंस की मैं सिंपल सी आपको ट्रिक बता रहा हूं कि पॉसिबल वाटर निकाल दो, ठीक है। मैंने ट्रिक क्या बताई, अब पॉसिबल वाटर निकाल दो पहला काम, प्लस दूसरा काम क्या कर दो, एक फेमस मॉलिक्यूल निकाल दो। मैं ट्रिक को रिपीट करता हूं कि डाई नाइट्रोजन की जो प्रिपरेशन की एनसीईआरटी की अपनी 3 रिएक्शन है, उसकी मैंने ट्रिक बताई कि पॉसिबल वाटर निकाल दो पहला काम, फिर दूसरा काम क्या करना है, एक फेमस मॉलिक्यूल निकाल दो, ठीक है। मैं किस तरीके से बोल रहा हूं ये आपको समझ आ जाएगा। देखो, ये अपनी पहली रिएक्शन है NH4Cl प्लस NaNO2। अब रिएक्शन हो गई, देखो अब करना क्या है, पॉसिबल, पहले पॉसिबल वाटर इसमें से निकाल दो। देखो ये अपने पास, देखो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली H2O। अब देखो, अब सिंपली चेक कर लो कि इस सारे रिएक्टेंट में से, सारी रिएक्टेंट वाली साइड में से कितने मॉलिक्यूल वाटर के निकल सकते हैं। देखो यहां हमारे पास क्या है, 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, ऑक्सीजन एक भी नहीं है, और इसमें हाइड्रोजन एक भी नहीं है, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल पॉसिबल निकल सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल निकल सकते हैं, है ना। ये -2H2 हमने इसमें से निकाल दिए, ठीक है। तो इसके बाद यहां पे अपने पास ये हाइड्रोजन वाटर में चले गए, ये ऑक्सीजन वाटर में चले गए, मतलब यहां क्या बचा अपने पास, नाइट्रोजन बचा, और क्या बचा, क्लोरीन बचा, और यहां क्या बचा अपने पास, सोडियम बचा, और क्या बचा, एक नाइट्रोजन बचा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब देखो पॉसिबल वाटर निकाल चुके हैं, अब एक फेमस मॉलिक्यूल निकाल दो। ये सिंपल सी ट्रिक है। फेमस मॉलिक्यूल यहां क्या नजर आ रहा है, NaCl। NaCl एक बहुत फेमस मॉलिक्यूल है, और ये क्या बच गया अपना, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यानी 2 नाइट्रोजन मिलके क्या बना देंगे, N2 गैस बना देंगे अपनी, ठीक है। मतलब यहां मैं यहां बात करूं तो अपने क्या 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 बना, अपने पास एक तो ये N2 बन गई, प्लस अपने पास क्या बना, NaCl बन गया, और 2 मॉलिक्यूल वाटर के अपने पास निकल गए, ठीक है। तो ये थी अपनी क्या थी, पहली रिएक्शन जो इजीली हमने कंप्लीट कर ली। अब बात करते हैं किसकी, दूसरी रिएक्शन की, ठीक है। सेम पैटर्न पे चलना। देखो ये एक अमोनियम सोल्ट है, इसको हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलता है, पॉसिबल पहले पॉसिबल वाटर, फिर एक फेमस मॉलिक्यूल। अब इसमें पॉसिबल वाटर देख लेते हैं। तो पॉसिबल वाटर के लिए ये देख लो, सिंपली हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, और उनको बैलेंस करा दो, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, देखो 4 दूनी 8, तो इसमें 8 तो क्या है, टोटल हाइड्रोजन है ना पूरे में। और पूरे में ऑक्सीजन की बात करें तो 7 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो पॉसिबल वाटर देखें तो 8 हाइड्रोजन है, तो कितने वाटर ही निकल पाएंगे अपने पास, 4 वाटर के मॉलिक्यूल निकल पाएंगे। अब 4 वाटर के मॉलिक्यूल निकालने के बाद जो ये हाइड्रोजन जो अपने हैं ये पूरे वाटर में जा चुके हैं। और इधर ऑक्सीजन की बात करें तो 4 ऑक्सीजन वाटर में चली गई, और 3 यहां पे अपने पास बच गई, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बातें हैं, अब देखो यहां सिंपल सी बातें हैं। मैंने क्या बोला कि एक फेमस मॉलिक्यूल अब निकाल दो। अब यहां फेमस मॉलिक्यूल अपने पास क्या है, ये अपना क्रोमियम ऑक्साइड अपने को फेमस मॉलिक्यूल दिख रहा है, क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3। और बच क्या गया, देखो यह नाइट्रोजन कितने थे, यहां पे 2 नाइट्रोजन थे, तो 2 नाइट्रोजन ही बच गए, N2 ही अपने पास बच गया। तो रिजल्ट में यहां बात करें तो क्या बन जाएगा अपने पास, ये N2 बन गई, प्लस ये अपने पास क्या है, एक फेमस मॉलिक्यूल जो हमने निकाला था क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, और प्लस क्या है अपने पास 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल चुके हैं, ठीक है। अब तीसरे की बात कर लेते हैं, थर्ड की। अब देखो ये अपने पास है बेरियम अजाइड, इसको अगर हम हीट कर दें तो क्या होगा, तो अपनी ट्रिक क्या बोलती है कि पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर निकाल दो। तो इसमें वाटर तो कहीं निकल नहीं रहा और ना फेमस मॉलिक्यूल दिख रहा, ठीक है। अब देखो किसी भी रिएक्शन का एक सिंपल सा रूल होता है कि जो चीज रिएक्टेंट में है वही हमें प्रोडक्ट में दिखाई देगी, है ना। अब रिएक्टेंट में हमारे पास बेरियम है और क्या है,
है, नाइट्रोजन है, दो ही टाइप के एटम प्रेजेंट है, तो प्रोडक्ट में भी हमें दो ही टाइप के एटम दिखाई देंगे, या तो बेरियम ना नाइट्रोजन, है ना, कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, सिंपल सी बात है। तो यहां पे क्या कर दो, देखो यहां ये दोनों साथ में है, यहां एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी कि बेरियम 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 और नाइट्रोजन को अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो ना, सिंपली ये अपने पास बन जाएगी, यहां अपने पास N2 अब बन चुकी है, ठीक है, और इसको आप बैलेंस करते ना। अब देखो सिंपल सी बात है, डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, ये डाई नाइट्रोजन बनी, ये डाई नाइट्रोजन बनी, ये डाई नाइट्रोजन बनी, तो प्रिपरेशन अपनी यहां पे खत्म है। अब हम जा रहे हैं डाई नाइट्रोजन की रिएक्शंस की तरफ। अब देखो हम डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम करने वाले हैं डाई नाइट्रोजन की रिएक्शंस, ठीक है। देखो ये अपनी एनसीईआरटी में डाई नाइट्रोजन की रिएक्शन दी हुई है, ये डाई नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन और डाई नाइट्रोजन, इनको याद करने का सिंपल सा फंडा है। देखो सिंपल सी बात है, ये अपने रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट हैं, तो सिंपल सा रूल है कि किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट में होता है वो ही अपने को प्रोडक्ट में दिखेगा, है ना, सिंपल सा लॉजिक है यार। नींबू और पानी को मिलाओगे तो नींबू पानी ही तो बनेगा, तो लिथियम और नाइट्रोजन को मिलाओगे तो लिथियम नाइट्राइड बन जाएगा, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को मिलाओगे तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बन जाएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाओगे तो NH3 अमोनिया मिल जाएगा ना। देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो क्या है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिल जाएगा, तो सिंपल सी बात है, लॉजिकल है, ठीक है। अब देखो अब हम करने वाले हैं नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस एक तो हमें मिलेंगी नॉन मेटल्स के साथ और दूसरी हमें मिलेंगी मेटल्स के साथ, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस नॉन मेटल्स के साथ मिलेंगी और दूसरी किसके साथ मिलेंगी, मेटल्स के साथ मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉन मेटल्स वाला पार्ट निपटा लेते हैं कि नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 जब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, इक एसिड बनता है, ठीक है। देखो सिंपल सी ट्रिक है, नाइट्रिक एसिड जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका इक एसिड वो बना देगा, है ना। और कैसे बनाएगा ये हम देख लेते हैं। देखो ये अपना है नाइट्रिक एसिड, अब नाइट्रिक एसिड ने जब आयोडीन के साथ रिएक्शन की तो क्या बना दिया, इक एसिड यानी आयोडिक एसिड, ठीक है। दूसरी नाइट्रिक एसिड ने सल्फर के साथ रिएक्शन की तो उसका इक एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड ने फास्फोरस के साथ रिएक्शन करी तो उसका इक एसिड बना देगा क्या, फास्फोरिक एसिड। तो ये बात हम पैक कर चुके हैं कि नाइट्रिक एसिड जब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो उनके इक एसिड में उसको कन्वर्ट कर देगा, इक एसिड की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो अपना नॉन मेटल्स वाला पोर्शन तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम करते हैं नाइट्रिक एसिड मेटल्स के साथ रिएक्शन कैसे करता है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं अभी कि रिएक्शंस विद मेटल, किसकी, नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है हम सबको पता है, HNO3, ठीक है। अब यहां पे मेटल्स के साथ नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन में आपको सिर्फ 3 बातें ध्यान रखनी है। मैं ये बात अपनी फिर से रिपीट करता हूं कि नाइट्रिक एसिड की हम मेटल्स के साथ रिएक्शन पढ़ रहे हैं और उसमें सिर्फ हमें 3 बातें ध्यान रखनी है, 3 बातें। अब ये 3 बातें कौन सी हैं ये हम देख लेते हैं। देखो पहली बात क्या है कि जो नाइट्रिक एसिड है वो नोबल मेटल्स के साथ रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। देखो सिंपल सी बात है यार, नोबल मेटल देखो, नोबल गैस ध्यान करो, नोबल गैस कौन सी होती है, नोबल गैस एलिमेंट कौन से होते हैं, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, है ना। तो नोबल मेटल नाम से ही पता लग रहा है, नोबल है मतलब किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात है यार, नाइट्रिक एसिड के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करेंगे। और इसके एग्जांपल क्या दिए हुए एनसीईआरटी में आप देख लेना, कौन से दिए हुए हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनम, है ना। गोल्ड एंड प्लेटिनम अपने नोबल मेटल हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो किसी के साथ नहीं करते तो नाइट्रिक एसिड के साथ भी नहीं करेंगे, है ना। इसका देखो लॉजिक है, याद मत करना, लॉजिक है। देखो गोल्ड के गहने बनते हैं और प्लेटिनम के भी गहने बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, है ना। आप सोच के देखो, मान लो किसी लड़की ने कानों में
में या नाकों में वो सोने वोने का कुछ गहना पहना और 1 महीने बाद वो रिएक्शन करके, किसी के साथ रिएक्शन करके कुछ और ही बन गया, है ना। इसीलिए तो इनके गहने बनते हैं कि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, नोबल मेटल है। तो पहला पॉइंट तो अपना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, मैंने अलग अलग एंगल से आपको ये याद करवा दिया, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। देखो, जो एल्यूमिनियम होता है और क्रोमियम होता है ना, ये अपने ऊपर ऑक्साइड की फिल्म्स बना लेते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जो एल्यूमिनियम है या क्रोमियम है, ये अपने ऊपर क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड्स की क्या बना लेते हैं, फिल्म्स बना लेते हैं। अब ये ऑक्साइड की फिल्म्स इनके ऊपर बन जाएगी तो नाइट्रिक एसिड इनके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। पहला हमने किया था नोबल मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और दूसरा हमने किया था कि ऐसे मेटल्स जो ऑक्साइड की फिल्म्स अपने ऊपर बना लेंगे उनके साथ भी नाइट्रिक एसिड रिएक्ट नहीं करेगा। कौन से, एल्यूमिनियम और अपना क्रोमियम हो गया, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि नाइट्रिक एसिड की जिंक के साथ एंड कॉपर के साथ रिएक्शन कैसे याद करें। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड की जिंक एंड कॉपर के साथ रिएक्शंस देख रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, या आप फिर बोल लो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिएक्शंस का, ठीक है। देखो, आप देखो, और कॉपर के साथ हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे और कंसंट्रेटेड की कराएंगे, है ना। और सेम इसी तरीके से जिंक के साथ भी हम डाइल्यूट की भी कराएंगे और कंसंट्रेटेड की भी कराएंगे, है ना। फ्लो पकड़ो कि कॉपर के साथ हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की भी कराई और कंसंट्रेटेड की भी कराई, और इसी तरह से जिंक के साथ भी हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की भी कराई और कंसंट्रेटेड की भी कराई, ठीक है। अब देखो, याद करने का तरीका बताता हूं। देखो, कॉपर हो या जिंक हो, पहली बात। दूसरी बात, डाइल्यूट हो या कंसंट्रेटेड हो, है ना। पहले हम वो चीजें निकाल लेते हैं कि जो सब में बनेंगी, सब में कॉमन है। जैसे कि मेटल नाइट्रेट, जैसे कि मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट मतलब कॉपर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, ठीक है। चाहे डाइल्यूट हो चाहे कंसंट्रेटेड हो, कुछ भी हो, मेटल नाइट्रेट तो बनेगा। कॉपर के केस में कॉपर नाइट्रेट, जिंक के केस में जिंक नाइट्रेट। ये बात तो अपनी क्लियर हो चुकी है ना, सब में कॉमन है। दूसरी बात क्या है, सब में आप क्या करो, पानी निकाल दो, सब में पानी निकाल दो, चाहे डाइल्यूट है चाहे कंसंट्रेटेड, है ना। तो ये चीजें तो सब में कॉमन आ गई, क्या, मेटल नाइट्रेट और पानी। हमें कुछ नहीं देखना, ना डाइल्यूट देखना ना कंसंट्रेटेड, ठीक है। अब आती है मजे की बातें, कि जहां से क्वेश्चन बनेगा कंफ्यूजन वाला पार्ट, कि किसमें NO बनेगा, किसमें NO2, किसमें N2O, किसमें NO2, ठीक है। देखो, सिंपल सी बात है, जहां आपको कंसंट्रेटेड दिखे ना, जहां आपको कंसंट्रेटेड दिखे, चाहे कॉपर हो चाहे जिंक हो, वहां पे NO2 को निकाल दो, वहां पे NO2 को निकाल दो, है ना। NO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी, +4 होगी। मैंने क्या बोला कि जहां भी आपको कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दिख गया, तो चाहे कॉपर है चाहे जिंक है, आप NO2 को निकाल दोगे। पहली बात क्लियर है। अब बात करते हैं डाइल्यूट की। देखो, कॉपर के केस में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में क्या बनता है, अपने पास NO बनता है, और जिंक के केस में अपने पास बनता है N2O बनता है, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन होगी, इसको कैसे याद करें। देखो, N2O में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1, और NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। अब इसको कैसे याद रखें, देखो, जिंक, यहां पे जान याद आएगा, जान यानी जिंदगी, है ना। जिंदगी से हमें याद आएगा जिंक। अब सबके पास जिंदगी कितनी होती है, 1 होती है। मैंने ट्रिक क्या बताई, जिंक से हमें याद आएगा जिंदगी, और जिंदगी सबके पास होती है 1, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो होगी अपनी जिंक में, तो ऑटोमेटिकली +2 वाली हो जाएगी अपनी कॉपर में। सारी रिएक्शन याद होगी। मेटल नाइट्रेट कॉमन थे, वाटर कॉमन थे, कंसंट्रेटेड दिखते ही NO2, और जिंदगी अपने पास 1 है, कॉपर हो जाएगा +2 में। सारी चीजें अपनी ऑटोमेटिकली कवर हो चुकी हैं, ठीक है। अब लास्ट ट्रिक हम कर लेते हैं कि नाइट्रिक एसिड को बनाने वाली, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए कौन सी प्रोसेस यूज होती है। देखो, नाइट को बाहर ओस गिरती है। देखो, फिर से वो ये लॉजिकल ट्रिक है, 1-2 बार करोगे पक्का हमेशा के लिए याद हो जाएगी, थोड़ी लॉजिकल है। देखो, नाइट को बाहर ओस गिरती है, मतलब रात को, नाइट मतलब रात को, बाहर मतलब बाहर। आप जाके देखोगे, घास में देखोगे ना सुबह, तो ओस गिरी हुई मिलती है। ओस तो सबको पता है ना क्या होती है। तो नाइट को बाहर ओस गिरती है। अब नाइट से हमें याद आएगा नाइट्रिक एसिड, नाइट से याद आया नाइट्रिक एसिड, बाहर से याद आया बर्कलैंड आइड प्रोसेस, और ओस से याद आया
बताया ओस्टवाल्ड प्रोसेस, मतलब नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए जो अपने पास प्रोसेस होंगी कौन सी, बर्कलैंड-हाइड प्रोसेस एंड ओस्टवाल्ड प्रोसेस। अमोनिया का बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलेंगे। पहले हम अमोनिया की क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे और फिर अमोनिया की रिएक्शंस के बारे में करेंगे। बिल्कुल एनसीईआरटी को कॉपी पेस्ट यहां पे किया जाएगा। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अमोनिया की प्रिपरेशन के साथ। देखो हम बात कर रहे हैं अमोनिया को प्रिपेयर करने की, ठीक है। तो अमोनिया को प्रिपेयर करने की एनसीईआरटी में 3 रिएक्शन दी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे हम पहले बात कर रहे हैं, हम अपनी पहली रिएक्शन की बात कर रहे हैं। देखो हमें करना क्या है, हमें इस रिएक्शन में करना क्या है, हमें अमोनिया को प्रिपेयर करना है। हमें किसको, अमोनिया को प्रिपेयर करना है। तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज, जनरल सेंस लगा लेते हैं कि अमोनिया के अंदर एक तो नाइट्रोजन है, एक अपने पास हाइड्रोजन है। तो हम करते क्या है, नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, अपने पास अमोनिया बन जाएगी, है ना। अब इसको आप बैलेंस इजीली कर सकते हो। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, हेबर प्रोसेस बोलते हैं। ये पहली रिएक्शन अपनी क्लियर है ना। इसमें फिर भी कंफ्यूजन हो जाए तो एक ट्रिक याद रखना, फिर भी आपको कंफ्यूजन हो जाए तो एक ट्रिक याद रखना, हार्मोनियम, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हमें हर से याद आ जाएगा हेबर प्रोसेस, अमोनियम से याद आ जाएगा अमोनिया। मतलब हेबर प्रोसेस में क्या बनती है, अपने पास अमोनिया बनती है, ठीक है। तो ये पहली रिएक्शन अपनी बिल्कुल क्लियर है अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए, कौन सी, हेबर प्रोसेस। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या, दूसरी रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है। बेसिकली हम करेंगे क्या, अमोनिया को हम यूरिया से बनाएंगे। अमोनिया को हम किससे बनाएंगे, यूरिया से बनाएंगे, ठीक है। अब यूरिया के अगर फॉर्मूला की बात करूं, तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, ठीक है। ये अपना यूरिया है। अब हमें बनाना क्या है, अमोनिया की फॉर्मेशन करनी है। तो एक सिंपल सा काम करो, यहां पे क्या कर दो, अमोनिया के ऊपर पानी डाल दो, यानी H2O डाल दो। देखो ये अपना वाटर है, H2O डाल दो, हाँ। अब सिंपल सा यहां पे होगा क्या, ये NH2 इस हाइड्रोजन को लेके क्या बना देगा, इधर ये बना देगा अमोनिया, और ये वाला NH2 भी इस हाइड्रोजन को लेके क्या बना देगा, अमोनिया बना देगा। अब याद करो हमें प्रिपरेशन किसकी करनी थी, अमोनिया की। तो अमोनिया अपने पास बन चुकी है, और ये CO और ये ऑक्सीजन क्या बना देंगे, अपने पास CO2 बना देंगे। तो अपने पास रिएक्शन क्या बन गई कि अगर हम यूरिया के अंदर पानी डाल देते हैं तो अपने पास क्या बनेंगे, अमोनिया बन जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगी। ये अपनी दूसरी रिएक्शन भी हमने आसानी से कंप्लीट कर ली। अब हम बात करते हैं तीसरी रिएक्शन की। तीसरी रिएक्शन क्या बोलती है कि हम अमोनिया की प्रिपरेशन करेंगे किससे, अमोनियम सोल्ट से। हम अमोनिया की प्रिपरेशन करेंगे किससे, अमोनियम सोल्ट से करेंगे, ठीक है। अब यहां पे एक सिंपल सा फंडा लगाओ, देखो अमोनियम सोल्ट, इसके नाम से ही पता लग रहा है अमोनियम, मतलब इसमें अमोनिया कहीं छुपी हुई है ना। देखो मैंने क्या बोला कि अमोनियम सोल्ट के नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें अमोनिया कहीं छुपी हुई है, और हमें इस छुपी हुई अमोनिया को इस अमोनियम सोल्ट से निकालना है ना। तो बेसिकली करते क्या है, इसके ऊपर कुछ डाल देते हैं, इस अमोनियम सोल्ट के ऊपर कुछ डाल देते हैं, तो ये छुपी हुई अमोनिया अपनी बाहर आ जाएगी। तो क्या डाल देते हैं इसके ऊपर, हम डाल देते हैं क्या, सोडा लाइम डाल देते हैं, सोडा लाइम, है ना। अब देखो सोडा लाइम से अपने को क्या याद आएगा, देखो सोडा से याद आ जाएगा कॉस्टिक सोडा, सोडा से याद आ जाएगा अपने को कॉस्टिक सोडा, और लाइम से याद आ जाएगा अपने को लाइम, है ना। अब एनसीईआरटी आप चेक करो कि अमोनियम सोल्ट के ऊपर कॉस्टिक सोडा या लाइम डाल दिया जाए तो किसकी फॉर्मेशन होगी, अमोनिया की फॉर्मेशन होगी, है ना। मैंने क्या बोला, अमोनियम सोल्ट में अमोनिया छुपी हुई है, और इस अमोनियम सोल्ट के ऊपर कॉस्टिक सोडा या लाइम डाल दिया जाए तो अमोनिया जो छुपी हुई थी वो अपने पास बाहर आ जाएगी, अमोनिया की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो यहां अमोनिया की प्रिपरेशन की, यहां अमोनिया की प्रिपरेशन की, और यहां भी अमोनिया की प्रिपरेशन की। इससे अलग एनसीईआरटी में रिएक्शन दी ही नहीं हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं अमोनिया की रिएक्शंस की, प्रिपरेशन वाला हो चुका है, अब बात करते हैं अमोनिया की रिएक्शंस की। अब देखो हम अमोनिया की प्रिपरेशन कर चुके हैं, अब हम करने वाले हैं अमोनिया की रिएक्शंस, ठीक है। तो अमोनिया की रिएक्शंस के लिए मैं आपको एक बहुत आसान ट्रिक बताता हूं। देखो
अमोनिया को एक लड़की अज्यूम कर लेते हैं, अमोनिया को हम अज्यूम करते हैं कि अमोनिया एक लड़की है। अब लड़की है तो इसकी शादी करनी पड़ेगी, लड़की है तो इसकी शादी करनी पड़ेगी। तो अमोनिया के लिए जो कि एक शादी के लायक लड़की है, उसके लिए दो लड़कों के रिश्ते आए, है ना, दो लड़कों के, एक तो मेटल का रिश्ता आया और एक मेटल सोल्ट का रिश्ता आया। ठीक है, अब अमोनिया जो एक लड़की है, इसके पास शादी के लिए दो ऑप्शन है, तो ये किसको चूज करे, इसको कंफ्यूजन है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखो यार, मेटल जो ये मेटल सोल्ट है, इसका तो पहले से सोल्ट के साथ चक्कर चल रहा है। देखो ये मेटल बेचारा सिंगल है और इस मेटल का पहले से किसी के साथ चक्कर चल रहा है, किसके साथ, सोल्ट के साथ चक्कर चल रहा है। तो जाहिर सी बात है ये लड़की किसको चूज करेगी, इसको चूज करेगी, क्योंकि ये बेचारा सिंगल है और इसका पहले से किसी के साथ चक्कर चल रहा है, तो इसको वो रिजेक्ट कर देगी। रिजेक्ट मतलब इसको बोल देगी ओ सॉरी, है ना, इसको मेटल सोल्ट को क्या बोल देगी, अमोनिया की, ओ सॉरी मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, है ना। और क्या है, इस मेटल के साथ जो कि बेचारा सिंगल था, इसके साथ वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना के जिंदगी भर खुशी खुशी रहेगी, है ना। तो बेसिकली अपनी एनसीईआरटी की रिएक्शन आप खोल सकते हो, अभी एनसीईआरटी की रिएक्शन आप खोल लो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो अमोनिया जब मेटल सोल्ट के साथ रिएक्शन करती है, मेरी बातों पे ध्यान देना, अमोनिया जब मेटल सोल्ट के साथ रिएक्शन करती है तो उन मेटल्स के हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट कर देगी। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अमोनिया जब मेटल सोल्ट्स के साथ रिएक्ट करती है तो उन मेटल के हाइड्रोक्साइड, OH मतलब हाइड्रोक्साइड को वो प्रेसिपिटेट कर देगी। ठीक है, और दूसरी तरफ रिएक्शन हम देखते हैं। देखो अमोनिया जब खाली मेटल, अमोनिया जब मेटल या मेटल आयंस, अमोनिया जब मेटल या मेटल आयंस के साथ रिएक्ट करती है तो वो उनके साथ, अमोनिया इन मेटल या मेटल आयंस के साथ क्या बना लेगी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगी। हम पूरा एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखो अमोनिया जब मेटल सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करती है तो उन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स को प्रेसिपिटेट कर देगी, और दूसरी तरफ अमोनिया जब मेटल या मेटल आयंस के साथ रिएक्ट करेगी तो उन मेटल के साथ क्या बना लेगी, अमोनिया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर देगी। ठीक है, अब आप एनसीईआरटी में जो ये रिएक्शन दी हुई है, एक एक रिएक्शन को क्रॉस चेक कर सकते हो, आपका पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, और यहां पे एक जनरल नॉलेज की बात बता दूं, अगर आपको रिएक्शन में NH4OH दिख जाए मतलब वो अमोनिया को ही आप अज्यूम कर लो। NH4OH कुछ नहीं है, खाली क्या है, अमोनिया को हमने पानी में डाल दिया, ये सिंपल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में इनके कलर दिए हैं, अब कलर को कैसे याद करें, है ना, सिंपल सी छोटी छोटी ट्रिक बताऊंगा, उससे क्या है आपका एकदम से डायरेक्ट क्लिक कर जाएगा, है ना, सिंपल सी ट्रिक है, डायरेक्ट आपका कहीं भी एग्जाम में ये क्लिक कर ही जाएगा। देखो पहली ट्रिक है क्यूब, मतलब कॉपर +2 होगा ब्लू कलर का, क्यूब मतलब कॉपर +2 होगा अपना ब्लू कलर का। नेक्स्ट है अपना फाइबर, मतलब Fe+3 होगा अपना ब्राउन कलर का, Fe+3 होगा अपना ब्राउन कलर का। नेक्स्ट है ZW, देखो अपने सेक्स डिटर्मिनेशन में देखा होगा ZW, है ना, होती है ना ZW टाइप वाली सेक्स डिटर्मिनेशन, जेनेटिक्स में होती है, तो मतलब Z से आ जाएगा अपना जिंक, W से हो जाएगा व्हाइट, मतलब जिंक होगा अपना व्हाइट कलर का, और Ag अपना होता है कलरलेस, Ag अपना होता है कलरलेस। ये सारे किसमें, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं इनकी रिएक्शन में। Ag अपना कलरलेस, देखो सिंपल सी बात है, मान लो मैं आज बीमार हूं, आज Ag मतलब आज, मैं आज बीमार हूं तो मैं आज काम नहीं कर पाऊंगा। अब मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा तो मेरा दिन कैसा हो जाएगा, कलरलेस, मेरा दिन कैसा हो जाएगा, कलरलेस। थोड़ा ऐसे रिलेट करना, आज का दिन खराब मतलब कलरलेस दिन गया, तो ये हम कलर याद रख सकते हैं। डाई ऑक्सीजन के बारे में अपनी एनसीईआरटी में जो भी रिएक्शंस दी हुई हैं उनको कैसे याद करें, है ना, उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से याद करेंगे। देखो डाई ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2 होता है, सबको ये बात पता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक पैटर्न से चलेंगे कि हम क्या करेंगे, पहले हम डाई ऑक्सीजन की प्रिपरेशन कर लेंगे, फिर डाई ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शंस कर लेंगे, बिल्कुल हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे डाई ऑक्सीजन की प्रिपरेशन, फिर करेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखो डाई ऑक्सीजन की प्रिपरेशन देखने जब आप एनसीईआरटी में जाओगे तो आपको 3 टाइप की रिएक्शंस मिलेंगी, 3 टाइप की। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इन तीनों को हम बारी बारी से करने वाले हैं। देखो इसका पहले मैं आपको लॉजिक बता देता हूं। लॉजिक देखो, हमें क्या करना है, डाई ऑक्सीजन की प्रिपरेशन करनी है ना। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें डाई ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, अब डाई ऑक्सीजन हम किससे लेंगे, तो सीधी सी बात है, जिसके पास डाई ऑक्सीजन और बहुत सारी, मतलब जिसके पास ऑक्सीजन बहुत सारी पड़ी है, हम उसके पास जाके बोलेंगे कि भाई हमें ऑक्सीजन चाहिए और हमें ऑक्सीजन दे दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो पहला मेथड हम करने जा रहे हैं। देखो मैंने तीन मेथड बताए ना, तो पहला मेथड हम करने जा रहे हैं। देखो
ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट्स जैसे कि नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, क्लोरेट हो गया, अब देखने से ही पता लग रहा है इनके पास कितनी सारी ऑक्सीजन पड़ी हुई है। देखो इसके पास O3, इसके पास O4, इसके पास O3, मतलब कितनी सारी ऑक्सीजन पड़ी हुई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डाई ऑक्सीजन प्रिपेयर करनी है, मतलब हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो हम इनके पास जाएंगे और इनको बोलेंगे कि भाई हमें ऑक्सीजन प्रिपेयर करनी है, हमें ऑक्सीजन चाहिए और आपके पास कितनी सारी ऑक्सीजन पड़ी हुई है, तो प्लीज आप हमें थोड़ी ऑक्सीजन दे दो। ठीक है, फिर ये बोलेंगे कि मान लिया तुम्हारी बात कि हमारे पास बहुत सारी ऑक्सीजन छुपी हुई है, पर वो ऐसे नहीं निकलेगी, वो ऐसे नहीं निकलेगी। तो वो कैसे निकलेगी, तो ये सोल्ट्स बोलेंगे कि भाई हमें हीट कर दो, हमें हीट कर दो, फिर हमारे पास जो ये ऑक्सीजन छुपी हुई है ये बाहर निकल के आ जाएगी। अब देखो, अब हम अपनी रिएक्शंस पे आ जाते हैं। तो ये रिएक्शन अपनी एनसीईआरटी में दी हुई है। ठीक है, बेसिकली क्या है, देखो उन्होंने ना नाइट्रेट का रिएक्शन दी है, ना सल्फेट की दी है, उन्होंने किसकी, क्लोरेट वाली एनसीईआरटी में दी हुई है। ठीक है, मतलब क्या है, देखो ये अपना क्लोरेट है, इसको हमने हीट किया तो क्या है, इसके पास बहुत सारी जो ऑक्सीजन छुपी हुई है वो यहां बाहर आ जाएगी अपने पास, और ऑक्सीजन की अपने पास ये प्रिपरेशन हो चुकी है। तो ये तो हो गया पहला मेथड कि जिसके पास, जिस सॉल्ट के पास बहुत सारी ऑक्सीजन है उसको हमने हीट कर दिया। ठीक है, अब आ रहे हैं हम किस पे, अपने दूसरे मेथड पे आ रहे हैं। अब हम आ रहे हैं अपने दूसरे मेथड पे। ये क्या बोलता है, बाई H2O2 डीकंपोजिशन। अब सिंपल सी बात है यार, देखने से ही पता लग रहा है कि H2O2 मतलब क्या, इसके पास बहुत सारी ये ऑक्सीजन छुपी हुई है, ऑक्सीजन छुपी है। तो हम क्या करेंगे, इसको डीकंपोज कर लेंगे और उस छुपी हुई ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेंगे। देखो हमने क्या किया, H2O2 को डीकंपोज कर दिया तो ऑक्सीजन बाहर आ गई। ठीक है, अब मेरे जैसे जो एवरेज बच्चे होते हैं ना, वो क्या करेंगे इस रिएक्शन में कि ऑक्सीजन बाहर आ गई तो बच गया क्या, हाइड्रोजन बच गया, है ना। बट यहां ध्यान रखना है, H2O2 की डीकंपोजिशन में हमें ऑक्सीजन प्लस वाटर मिलता है, यहां पे H2 मत निकाल देना, पक्का मेरे जैसे बच्चे ये गलती करेंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये अपना दूसरा मेथड हो गया, बिल्कुल सिंपल है। ऑक्सीजन छुपी हुई है तो हमने डीकंपोज करके निकाल ली। वही बेसिक पैटर्न है कि जिसके पास ऑक्सीजन है उससे हमने ऑक्सीजन ले ली। ठीक है, अब आ रहे हैं हम अपने तीसरे मेथड पे। तीसरा मेथड थोड़ा सा टेक्निकल है ना, वैसे कुछ डरावना नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब चीजें समझ आएंगी। देखो, मेटल्स लॉ इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो जैसे ये मेटल है, Ag है, Hg है, Pb है, ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये नीचे की तरफ होते हैं। देखो इसका मैं लॉजिक समझाता हूं आपको, देखो अगर ये अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर की साइड होते हैं ना, ऊपर की साइड, वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ये बातें मेरे ख्याल आपको पता भी होंगे ना, जो ऊपर की साइड है वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और जो नीचे की साइड है वो आसानी से रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले जो मेटल हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब उनको ऑक्सीजन के साथ रहना पसंद है। अब नीचे वाले मेटल हैं वो क्या है, इजीली रिड्यूस होंगे, मतलब उन्हें ऑक्सीजन के साथ रहना पसंद नहीं है, तो अब इतना कंक्लूजन निकाल लिया कि जैसे Ag है, Hg है, Pb है, ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की तरफ होते हैं, मतलब इन्हें ऑक्सीजन के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो इनके ऑक्साइड हैं, देखो जैसे Ag का, ये Ag का ऑक्साइड है, Hg का ऑक्साइड है, Pb का ऑक्साइड है ना, इनको क्या है, ऑक्सीजन के साथ रहना पसंद नहीं है, तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन को लूज कर देंगे, ना। क्यों कर देंगे, क्योंकि इनको खुद को क्या करना है, रिड्यूस होना है ना। देखो यहां पे ये रिड्यूस हो रहे हैं, इनको क्या होना है, इनको इजीली रिड्यूस होना है, ऑक्सीजन के साथ रहना पसंद नहीं है, तो अपनी ऑक्सीजन ये लूज कर देंगे। ये तीसरा मेथड हो गया, है ना। तो यहां पे अपने डाई ऑक्सीजन की प्रिपरेशन खत्म हो चुकी है, एनसीईआरटी में आप चेक कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आसान तरीके से किया। अब हम आते हैं रिएक्शंस की तरफ। अब रिएक्शंस को मैंने क्या किया है, रिएक्शंस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दो पार्ट में। पहला पार्ट में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है ना, देखना है और लिखना है, डायरेक्ट ही अपने आप हो जाएंगे ना, बिल्कुल देखते ही हो जाएंगे। देखो कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन को जोड़ दिया तो कैल्शियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन को जोड़ दिया एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन को जोड़ दिया फास्फोरस का ऑक्साइड, कार्बन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ दिया कार्बन का ऑक्साइड, SO2 के साथ ऑक्सीजन को जोड़ दिया तो एक ही पॉसिबिलिटी है, SO2 + O2, ये SO3 ही बन सकती है। तो ये तो डायरेक्ट है, ऑक्सीजन को आप डायरेक्ट जोड़ के चिपकाते जाओ। ये है पहले टाइप की रिएक्शन जो अपनी एनसीईआरटी में गिवन है। अब हम करते हैं दूसरे टाइप की रिएक्शन। दूसरे टाइप की
रिएक्शन क्या बोलती हैं, देखो CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O और एक ये वाली रिएक्शन है HCl वाली। ठीक है, अब इसमें लॉजिक समझो, लॉजिक समझो। देखो ये वाली जो हमने रिएक्शंस की थी, आप इस साइड देखो, रिएक्टेंट वाली साइड कहीं भी अपने को हाइड्रोजन नहीं दिखा ना, रिएक्टेंट वाली साइड कहीं भी अपने को हाइड्रोजन नहीं दिखा। अब यहां पे हाइड्रोजन ही एब्सेंट है तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट में कहीं भी वाटर नहीं बनेगा, है ना, वाटर बनेगा हाइड्रोजन से तो बनेगा, तो यहां पे हाइड्रोजन ही नहीं है तो वाटर भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। और यहां पे देखो इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास यहां HCl में भी क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मतलब अपने को प्रोडक्ट में वाटर तो दिखेगा। हाँ, ये तरीका है याद करने का, वाटर तो दिखेगा ना, वाटर को निकाल दिया। अब इसमें से आप H2O को निकाल दोगे तो बचेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ही बचेगा और कुछ बचे नहीं सकता। ठीक है, इसमें से आप H2O को निकाल दोगे, देखो इसमें से आप H2O को निकाल के देख लो, बचेगा क्या, आपके पास क्लोरीन ही बचेगा और कुछ बच ही नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने सारी चीजें कर लिया ना, थोड़ा सा भी अपना एफर्ट नहीं लगा, ऑटोमेटिकली सारी चीजें बनती चली गई। एनसीईआरटी को आप किसी भी टाइम चेक कर सकते हो। तो बात करने वाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, H2SO4। ठीक है, अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में जब हम एनसीईआरटी में देखते हैं तो हमें क्या है, ये चार बातें इसके बारे में दिखाई देंगी, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में कौन सी चार बातें दिखाई देंगी कि सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। नेक्स्ट क्या है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है, H2SO4 की लो वोलेटिलिटी होती है। ये चार पॉइंट हमें बेसिकली याद करने हैं। ठीक है, अब देखो एक एक पे बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे कि इसके बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा है, इसके बारे में क्या है, इसके बारे में क्या है, सबके बारे में बात करेंगे। पर एक बेसिक तरीका मैं आपको बता दूं, देखो बेसिक प्लॉट यहां पे तैयार कर लेते हैं। देखो क्या है, एसिडिक कैरेक्टर देखो, अब ये तो बच्चा भी बता देगा कि सल्फ्यूरिक एसिड नाम में ही क्या आ रहा है, एसिड आ रहा है, और H2SO4 सबको पता है क्या होता है, अपना एसिड होता है, तो इसलिए इसका हो गया एसिडिक कैरेक्टर, है ना, H+ ये देगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, देखो H2SO4, अब H2SO4 में आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो कितनी मिलेगी, +6 मिलेगी। मतलब क्या है, सल्फर जो है वो +6 से ज्यादा नहीं जा सकता, है ना, इससे नीचे ही गिर सकता है। नीचे कहां गिरेगा, +4 में गिर जाएगा, +2 में गिर जाएगा, यहां सल्फर गिर सकता है। तो सिंपल सी बात है, सल्फर जो है वो रिड्यूस ही हो सकता है। अब ये खुद रिड्यूस करेगा, है ना, खुद रिड्यूस होगा तो दूसरों को क्या कर देगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा। ये सिंपल सा अपने को फंडा पता है ना। तो खुद रिड्यूस होगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड अपना हो जाता है क्या, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का हो जाता है। ये भी बात अपने को समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब ये दो पॉइंट कैसे याद करें, इसका एक सिंपल सा फंडा बताता हूं। देखो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, दो दूसरों से पानी को खींच लेगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है, मतलब जो दूसरों से क्या करेगा, पानी को एक तरीके से सुखा देगा। और लो वोलेटिलिटी क्या होती है, देखो वोलेटाइल क्या होता है, जो उड़ जाए, है ना। इसकी मैं ट्रिक बताता हूं दोनों को याद रखने की। देखो इसकी सिंपल सी ट्रिक क्या याद रखनी है कि जो H2SO4 है ना, जो सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको बहुत सारा प्यार है। प्यार मतलब ये दिल है, समझ जाना, ये प्यार का निशान है, दिल जो है ना, इसको बहुत सारा प्यार है, किससे, वाटर से बहुत सारा प्यार है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अपने H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को बहुत सारा प्यार है, किससे, अब पानी से। ठीक है, अब पानी से प्यार है तो सिंपल सी बात है, ये अपना पानी किसी को नहीं देगा। ये अपना पानी, ट्रिक बता रहा हूं याद करने की, ये अपना पानी किसी को नहीं देगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसको किसी के पास पानी दिख जाए तो ये भागा जाएगा और उसका पानी छीन के ले आएगा। ये सिंपल सा है। अब देखो अपना पानी किसी को नहीं देगा मतलब लो वोलेटिलिटी, है ना। वोलेटाइल क्या होता है, जो जिसका पानी उड़ जाए, है ना। बेसिकली ट्रिक बता रहा हूं कि जिसका पानी उड़ जाए जल्दी वो होता है ज्यादा वोलेटाइल। लो वोलेटाइल मतलब जिसका पानी ना उड़ पाए मतलब ये अपना पानी किसी को नहीं देगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है, अगर इसको किसी के भी पास पानी दिख गया तो ये पानी से इतना प्यार करता है कि उसका पानी क्या कर लेगा, छीन लेगा मतलब उससे पानी को निकाल के बाहर फेंक देगा ना। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है अपना ये।
ठीक है, तो सारी चीजें अपने को याद हो चुकी है। अब हम एक एक करके बात करेंगे इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, है ना, जो भी अपनी एनसीईआरटी में रिएक्शन जो भी दी हुई है सब पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या है यहां पे एक ये तैयार कर लेते हैं कि H2SO4 के हमने चार चीजें देखी, एसिडिक कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट और लो वोलेटिलिटी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एसिडिक कैरेक्टर की। अब देखो ये अपना क्या है, H2SO4 है, ये अपना है H2SO4। ठीक है, अब देखो एसिड क्या होता है, हमें पता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है। अब एसिड क्या होता है, जो H+ को दे दे, डोनेट कर दे। ठीक है, तो इसने H+ दे दिया तो बच क्या जाएगा, एक H+ देगा तो क्या बच जाएगा, ये HSO4-। ठीक है, और मैं आगे बात करूं कि ये भी आगे क्या करे, एक H+ दे दे तो क्या बच जाएगा, इसमें अपना सल्फेट आयन बच जाएगा, SO4-2। ये अपना है ना, यही क्या है, अपना एसिडिक कैरेक्टर शो हो रहा है, यही क्या है, एसिडिक कैरेक्टर शो हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड का, है ना। इसने क्या किया, अल्टीमेटली 2 H+ क्या कर दिया, डोनेट कर। तो ये हो गया अपना क्या है, बेसिकली एसिडिक कैरेक्टर वाला पॉइंट अपना क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर वाला। इस पे अब ऑक्सीडाइजिंग नेचर वाले पॉइंट पे हम अच्छे से बात करने वाले हैं। अब देखो ये तीन रिएक्शन अपनी एनसीईआरटी में दी हुई हैं, ठीक है, और मैं आपको बोल दूं कि इन तीनों रिएक्शंस में जो अपना सल्फ्यूरिक एसिड है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है, अब कैसे पता लगेगा, सिंपल बात है, तो सिंपल सी बात है, देखो यहां पे कॉपर क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सल्फर किस में है, 0 में है, कार्बन किस में है, 0 में है ना। जब कोई भी एलिमेंट अकेला होता है तो वो हमेशा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सिंपल सी बात है। अब देखो ये अपना सल्फ्यूरिक एसिड, ये अपना सल्फ्यूरिक एसिड, ये अपना सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया वो देखते हैं। देखो यहां पे कॉपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, +2 में आ गया, है ना। ये क्या है, अपना सल्फेट -2 आयन है। ठीक है, और यहां पे सल्फर 0 में था, यहां किस में आ चुका है, +4 में आ चुका है। और यहां कार्बन भी अपना किस में आ चुका है, +4 में आ चुका है। तो देखो 0 से +2, 0 से +4, 0 से +4, मतलब क्या है, हर जगह क्या हो रही है, अपनी ऑक्सीडेशन हो रही है। और ये किसने की है, अपने सल्फ्यूरिक एसिड ने की है। तो हमने बहुत इजीली यहां पे देख लिया कि सल्फ्यूरिक एसिड अपना क्या है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। दूसरा पॉइंट भी अपना क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। मतलब क्या है, एक तरीके से पानी को निचोड़ देगा, पानी को निकाल देगा, किसमें से, जिसके साथ भी हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। मान लो एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रहा हूं, ये अपना कोई कार्बोहाइड्रेट है, ये अपना कोई कार्बोहाइड्रेट है, और इसमें हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को अगर डाल दें, सल्फ्यूरिक एसिड को अगर डाल दें तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, इसका सारे पानी को यानी H2O को अलग निकाल देगा। अब इसमें से अगर आप H2O निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही आपका बच जाएगा। बेसिकली करना क्या है, डिहाइड्रेटिंग मतलब अपना आप पानी निकाल दो, और पानी निकाल के जो भी बच जाए अपना वो बन जाएगा। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अपना क्या है, डिहाइड्रेटिंग वाला भी पॉइंट क्लियर है। अब लास्ट पॉइंट है लो वोलेटिलिटी। इसमें कुछ भी नहीं याद रखना, बस खाली ये थ्योरेटिकल पॉइंट याद रख लेना कि सल्फ्यूरिक एसिड की वोलेटिलिटी जो होती है वो लो होती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब बात कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन की। अब बात कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। और अपने को प्रोसेस कौन सी याद रखनी है, इसमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस याद रखनी है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बिल्कुल 5वीं क्लास वाली है। देखो सिंपल है, देखो अगर मैं सल्फर को ऑक्सीजन दे दूं तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा भाई, SO2 बन जाएगा ना। इसको ऑक्सीजन दे दी, SO2 बन गया। अब मैं आपके सामने अगर फर्दर बात करूं कि इसको मैं फिर से अगर ऑक्सीजन दे दूं तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन आप और बढ़ा दो, है ना, SO2 था तो ये SO3 बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है। आगे वाला स्टेप थोड़ा ध्यान से करेंगे। देखो क्या है, अगर SO3 को मैं H2SO4 दे दूं, SO3 को अगर H2SO4 दे दूं तो अपना क्या बन जाएगा,
H2S2O7 और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओलियम, है ना। अब क्या है अपने पास ये ओलियम बनके तैयार है, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, प्रिपरेशन किसकी करनी थी, हमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की, ठीक है। अब हमें सल्फ्यूरिक एसिड जिस भी कंसंट्रेशन में चाहिए हम क्या करेंगे, इस ओलियम को उठाएंगे और उस हिसाब से इसको डाइल्यूट करके अपना क्या बनाते रहेंगे, अपना सल्फ्यूरिक एसिड में हम करने वाले हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। HCl के बारे में जो भी अपनी NCERT में दिया हुआ है उसको हम बिल्कुल आसान भाषा में आसान तरीके से याद कर लेंगे सारी रिएक्शंस को, ठीक है। तो वही बेसिक पैटर्न चलेगा अपना। पहले हम क्या करेंगे, HCl की प्रिपरेशन कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, HCl की केमिकल रिएक्शंस कर लेंगे, है ना। तो पहले हम बात करने जा रहे हैं HCl की प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, HCl की प्रिपरेशन करनी है, हमें क्या करना है, HCl की प्रिपरेशन करनी है ना। तो HCl की प्रिपरेशन के लिए रिएक्शन आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी कि यहां पे कुछ रिएक्टेंट्स होंगे और प्रोडक्ट में हमें क्या मिलना चाहिए, HCl मिलना चाहिए। ये HCl की प्रिपरेशन है, ठीक है। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखो HCl में क्या है, H पॉजिटिव है अपने पास और क्या है, Cl नेगेटिव है, ठीक है। अब इसे हमने क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो हमें क्या चाहिए, H पॉजिटिव चाहिए और Cl माइनस चाहिए, तो अपना HCl बन जाएगा, ठीक है। अब H पॉजिटिव कौन देता है, हमें पता है H पॉजिटिव कौन देता है, एसिड, है ना। एसिड क्या होता है, जो H पॉजिटिव होता है। तो H पॉजिटिव तो हम किसी एसिड से ले लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो हम H पॉजिटिव ले लेंगे अपने H2SO4 से ले लेंगे। H2SO4 के पास बहुत सारे H प्लस हैं, तो यहां से हम H प्लस ले लेंगे। अब बात करते हैं Cl नेगेटिव की। अब बात करते हैं Cl नेगेटिव। देखो जो Cl नेगेटिव देते हैं, आप सोच के बताओ अपनी केमिस्ट्री में सबसे फेमस जो कंपाउंड है वो कौन से हैं, है ना। सबसे फेमस वाले जिनके पास क्लोरीन होता है कौन से हैं, एक तो HCl है, एक NaCl है ना। यही दो अपने पास सबसे फेमस होते हैं, एक HCl एक NaCl, ठीक है। अब HCl को तो हमें पहले ही बनाना है, तो HCl का यूज तो कर नहीं सकते, नहीं तो क्या है, दुनिया अपने को पागल बोलेगी कि HCl बनाने के लिए HCl का ही यूज कर रहे हैं, तो ये तो अपना यूज हो नहीं सकता। तो यूज कौन सा होगा, अपना NaCl यूज होगा, है ना। अब बेसिक क्या बना कि H प्लस है, H प्लस हम कहां से ले लेंगे, एसिड से ले लेंगे, और Cl माइनस हम कहां से ले लेंगे, NaCl से ले लेंगे, तो अल्टीमेटली अपना HCl बन जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, देखो ये यहां से मैं रब कर देता हूं पूरा। अपने को क्या चाहिए, एक एसिड ले लेंगे, हमने ले लिया H2SO4, यहां से अपने को मिल जाएगा ये H पॉजिटिव मिल जाएगा, और दूसरा हम क्या ले लेंगे, NaCl ले लेंगे, है ना। NaCl में अपने को क्या है, ये Cl नेगेटिव मिल जाएगा, ये Cl नेगेटिव, ये अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन चुका है ना। और प्लस यहां पे जो भी बचा, है ना, इसके अलावा HCl बना के जो भी बचा, इसमें क्या बच जाएगा, देखो HCl बना के इसमें बच जाएगा अपना NaHSO4, है ना। बिल्कुल बैलेंस है अपनी रिएक्शन, सिंपल है, इतनी बातें सिंपल है। HCl की प्रिपरेशन हमने सीख ली, ठीक है। अब बात करने जा रहे हैं HCl की रिएक्शन की, बात करने जा रहा हूं रिएक्शंस की। देखो HCl प्लस H2O मतलब सिंपल क्या है, रिएक्शंस में क्या पूछा है अपने से कि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर पानी में डाल दें तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है यार, सबको पता है HCl क्या होता है, एक एसिड होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम में यार है। HCl क्या होता है, अपने पास एक एसिड होता है। तो एसिड होता है तो वो क्या करेगा, अपना एसिडिक नेचर शो करेगा। एसिडिक नेचर कैसे शो करेगा, H3O प्लस आयन से। देखो ये लगभग आपका मान के चलो H प्लस आयन ही है, H3O प्लस आयन से, और यहां प्लस क्या बच जाएगा, देखो H3O प्लस बचा के अपने पास क्या बच जाएगा, इधर अपने का पास क्या बच जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव बच जाएगा ना। H3O प्लस बना के अपने पास क्लोरीन नेगेटिव बच जाएगा। तो ये है इसका क्या है, एसिडिक नेचर यहां पे शो हो रहा है HCl का, ठीक है। ये एक सिंपल सी रिएक्शन है, एसिडिक नेचर है ना, एसिड होता है, सबको ये बात पता है, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन आपके सामने मैं करने जा रहा हूं। देखो अगर क्या करो, अमोनिया और HCl की रिएक्शन करवा दी जाए तो क्या होगा, रिएक्शन करवा दी जाए तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, दोनों को देखो, दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, और दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। ऐड कैसे कर दो, NH4Cl, सिंपल सी बात है। देखो NH4Cl एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, है ना, सिंपली जोड़ कर दिया हमने, ये भी रिएक्शन अपनी सिंपल हो गई। अब देखो नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो थोड़ी सी जरूरी बात है, थोड़ा यहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना। देखो गोल्ड है, प्लेटिनम है, हम सबको पता है गोल्ड है, प्लेटिनम है, इनके क्या बनते हैं, अपने गहने बनते हैं, और ये बहुत महंगे होते हैं ना। ये अपने क्या होते हैं, नोबल मेटल्स होते हैं,
ये अपने नोबल मेटल्स होते हैं। इसका लॉजिक है, देखो हम सबको पता है गोल्ड और प्लेटिनम के गहने बनाए जाते हैं। अब गहने क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये नोबल मेटल है। नोबल मेटल मतलब क्या है कि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते ना, तभी तो इनके गहने बनते हैं। कि आज किसी लड़की ने, किसी औरत ने वो गहने पहने सोने के, तो वो 2 साल बाद भी वैसे ही होंगे ना, वो गोल्ड ही रहेगा। 5 साल बाद भी वो गोल्ड ही रहेगा ना। अगर ये रिएक्शन कर जाते, अगर ये नोबल मेटल्स ना होते, तो किसी ने मान लो 1 लाख रुपए का गले में कुछ पहना और वो 1 साल बाद रिएक्शन करके कुछ और बन गया, तो उसका तो नुकसान हो गया ना। तो इसीलिए तो ये महंगे होते हैं। ये नोबल मेटल्स हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, जैसे हैं वैसे रहेंगे, और इसलिए इनके गहने भी बनाए जाते हैं ना। अब ये इतनी चीजें मैंने आपको क्यों बताई, मैं एनसीईआरटी की चीजें अब आपको बोलने जा रहा हूं। देखो नोबल मेटल्स हैं, गोल्ड है, जैसे प्लेटिनम है, तो इनको कहां रखा जाएगा? अब देखो सिंपल सी बात है, इतनी महंगी चीजें हैं तो हम इनको क्या करेंगे? रेगिस्तान में छुपा के रखेंगे। इनको हम क्या करेंगे? रेगिस्तान में छुपा के रखेंगे। दोबारा से एक बार रिपीट करता हूं, गोल्ड प्लेटिनम नोबल मेटल्स हैं, और क्या है, ये बहुत महंगे होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं। ये बात सबको पता है, गोल्ड प्लेटिनम बहुत महंगे होते हैं। तो बहुत महंगे हैं तो हम क्या करेंगे? इनको रेगिस्तान में छुपा के रखेंगे। अब रेगिस्तान से अपने को क्या याद आएगा? रेजिया याद आएगा, रेजिया। और रेजिया से अपने को क्या याद आएगा? एक्वारेजिया याद आएगा ना, एक्वारेजिया। अब एक्वारेजिया में होता क्या है ना, यहां पे HCl का क्या रिलेशन है? तो एक्वारेजिया में 3 पार्ट होते हैं अपने HCl के, और 1 पार्ट होता है इसमें किसका? नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 का, है ना। और दोनों कैसे होते हैं? दोनों कंसंट्रेटेड। ठीक है। अब इनसे क्या रिलेशन है? तो गोल्ड और प्लेटिनम को किसमें डिसॉल्व करके रखा जाता है? एक्वारेजिया में डिसॉल्व करके रखा जाता है। और एक्वारेजिया अपना क्या है? 3 पार्ट है, कितने? कंसंट्रेटेड HCl के, और 1 पार्ट है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। ये अपना पूरा क्वेश्चन बन गया। एक बार फिर से इसको जल्दी से बोलता हूं। देखो नोबल मेटल्स थे कौन से? गोल्ड और प्लेटिनम। बहुत महंगे होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं। अब बहुत महंगे हैं तो इनको रेगिस्तान के अंदर छुपा के रखना पड़ेगा। रेगिस्तान से याद आएगा क्या? अपना रेजिया याद आ जाएगा। रेजिया से याद आएगा क्या? एक्वारेजिया, है ना। और एक्वारेजिया में क्या है? 3 पार्ट HCl के होते हैं और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का होता है। ठीक है। अब एनसीईआरटी की लाइन क्या बोलती है कि गोल्ड और प्लेटिनम को क्या किया जाता है? नोबल मेटल्स है, इनको क्या किया जाता है? एक्वारेजिया में डिसॉल्व करके रखा जाता है। ठीक है। इतनी बातें बिल्कुल ही क्लियर हो रही हैं। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब देखो ये HCl के बारे में अपनी बिल्कुल लास्ट रिएक्शंस है ना, इसके बाद अपना HCl खत्म। और तीनों रिएक्शन क्या है अपनी एनसीईआरटी में दी हुई है। एनसीईआरटी से ही मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब क्या है, देखो ये अपने पास 3 सोल्ट है, ये भी एक सोल्ट है, ये भी एक सोल्ट है, ये भी एक सोल्ट है। अब रिएक्शन कैसे पूछी गई है कि तीनों की रिएक्शन क्या करवा दे? हम HCl के साथ करवा दे, है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं? HCl ही तो पढ़ रहे हैं। तो तीनों की रिएक्शन क्या करवा दी? HCl के साथ करवा दी। तो बताओ भाई क्या बनेगा? ठीक है। अब लॉजिक देखो, ट्रिक क्या बोलती है? देखो ट्रिक क्या बोलती है? HCl क्या होता है? HCl को मान के चलो क्या होता है? अपना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है। अब इन तीनों सोल्ट्स के ऊपर आप ध्यान दो, इन तीनों सोल्ट्स के ऊपर आप ध्यान दोगे तो ये तीनों किससे बने हैं? अपने वीक एसिड से बने हैं। तीनों किससे बने हैं? वीक एसिड से बने हैं। तीनों किससे बने हैं? अपने वीक एसिड से बने हैं। ठीक है, वीक एसिड से बने तीनों सोल्ट। ठीक है। अब क्या है लॉजिक, क्या है ट्रिक, क्या है? देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग, ये वीक, ये स्ट्रॉन्ग, ये वीक। ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड यानी HCl इन सोल्ट्स को क्या बोलेगा कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड तो मैं हूं, हो ना, और सोडियम के साथ सोल्ट तुम बना के बैठे हो ना। HCl ने इनको क्या बोला कि भाई तुम्हारे आगे मेरी कोई औकात नहीं है, मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूं ना, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूं, तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम सोडियम के साथ बैठो, है ना। तो ये क्या करेगा? इनके सोडियम को उठा लेगा। ये क्या करेगा? इनके सोडियम को उठा के खुद सोल्ट बना देगा, है ना। इसके सोडियम को उठा के खुद सोल्ट बना देगा, है ना। तीनों में क्या निकल जाएगा? सोडियम का, है ना। ये क्लोरीन के साथ इधर सोल्ट बना दो, NaCl बन जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बचा? तो नेक्स्ट बचा अपना धुआं और पानी। नेक्स्ट क्या बचा अपना? तीनों में धुआं और पानी, है ना। पानी मतलब क्या है? तीनों में क्या करो? वाटर निकाल दो।
पानी मतलब तीनों में वाटर निकाल दो। अब क्या बचा? धुआं। अब क्या बचा? धुआं। धुआं का मेरा मतलब है कि कोई गैस, है ना, धुआं मतलब कोई गैस निकालनी है, ठीक है। अब NaCl प्लस वाटर निकाल के इसमें आप चेक कर लो कौन सी गैस मिलेगी, CO2 ही आपको मिलेगी। इसमें आप चेक कर लो कौन सी गैस मिलेगी, CO2 ही इसमें निकल सकती है। इसमें चेक करोगे कार्बन नहीं है, यहां पे क्या है अपना सल्फर है, तो सल्फर है तो यहां कौन सी गैस निकाल दो आप? SO2 निकाल दो। बिल्कुल सिंपल चीजें अपनी हो गई, ठीक है। HCl अपना कंप्लीट है। हमारी एनसीईआरटी में अब बोरेक्स के रिलेटेड जो भी रिएक्शंस दी हुई हैं उनको हम सिंपल और आसान ट्रिक्स की हेल्प से यहां पे याद करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? बोरेक्स का केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। तो बोरेक्स का केमिकल फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, क्या होता है? Na2B4O7 और 10 मॉलिक्यूल यहां पे आएंगे अपने वाटर के, ठीक है। ये है बोरेक्स का केमिकल फॉर्मूला। इतनी बातें क्लियर है। अब मैं एनसीईआरटी की पहली रिएक्शन की बात करने जा रहा हूं, ठीक है। पहली रिएक्शन क्या बोलती है कि अगर हम बोरेक्स को पानी में डाल दें, अगर हम बोरेक्स अपना क्या है? Na2B4O7, अगर हम इसको क्या करें? पानी में डाल दें तो अपने को क्या मिलेगा? ये अपनी रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मैंने यहां पे बोरेक्स के फॉर्मूला में कहीं भी ये 10H2O नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि अपने पास इतना सारा ऑलरेडी इतना सारा पानी है, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है ना, ये नेग्लेक्ट हम कर सकते हैं। तो ये बोरेक्स को हमने क्या किया? पानी में डाल दिया। अब बताओ क्या बनेगा, ठीक है। अब देखो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो बोरेक्स को आप ध्यान से देखो, Na2B4O7 ऐसे फॉर्मूला किसके होते हैं? ऐसे फॉर्मूला अपनी केमिस्ट्री में किसके होते हैं? सॉल्ट्स के ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो ये अपना एक सॉल्ट है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो, आपने एक 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 8वीं क्लास में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि हम एसिड की रिएक्शन जब बेस के साथ कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। और क्या मिलेगा? अपने को पानी मिलेगा। ये बात मेरे ख्याल से सबको पता होगी ना, 8वीं क्लास से हम पढ़ने लग जाते हैं कि एसिड के साथ बेस को मिलाया तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा, ठीक है। अब ट्रिक क्या बोलती है कि इस रिएक्शन को उल्टा कर दो कि सॉल्ट में पानी मिलाया तो क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा और बेस मिलेगा, है ना। सॉल्ट मतलब ये अपना बोरेक्स हो गया, अब पानी मतलब ये अपना पानी हो गया। मतलब यहां क्या मिलेगा? हमें एक एसिड मिलेगा और एक बेस मिलेगा। ये अपनी ट्रिक है, ठीक है। अपने अब रिएक्शन खत्म हो गया, खुद ब खुद सब कुछ बनता चला जाएगा। हमें एक बेस मिलेगा, एक एसिड मिलेगा। तो इसमें आप देख लो बेस कौन सा दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें आप देख लो आपको फेमस बेस एक ही दिखाई देगा। कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, यही बेस आपको फेमस सा दिखाई दे रहा है। तो ये अपना हो गया, बेस हो गया। और एसिड, अब इसमें देख लो एसिड कौन सा दिखाई देगा आपको? सिर्फ और सिर्फ बोरोन वाला एसिड फिर बच जाता है। इसमें कौन सा? अपना बोरिक एसिड बच जाता है। तो ये हो गया अपना बेस हो गया, ये अपना हो गया एसिड हो गया, ये बेस हो गया एसिड हो गया। वही अपनी सिंपल रिएक्शन होगी, ठीक है। अब देखो, अब एनसीईआरटी की एक बहुत जरूरी लाइन है इसके बारे में, जो भी हमने किया इसके बारे में एनसीईआरटी की एक बहुत जरूरी लाइन है कि बोरेक्स का, देखो ये क्या है? बोरेक्स का एक्वियस सॉल्यूशन है ना। ये क्या है? देखो ये बोरेक्स है और ये एक्वियस मतलब पानी है, तो ये बोरेक्स का एक्वियस सॉल्यूशन है। तो एनसीईआरटी में क्या बोला गया है कि बोरेक्स का एक्वियस सॉल्यूशन कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है ना। बोरेक्स का एक्वियस सॉल्यूशन कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। तो सिंपल सी बात है यार, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सबको ये बात पता है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है ना। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका एक्वियस सॉल्यूशन कैसा दिखाई पड़ेगा? अपने को बेसिक दिखाई पड़ेगा, है ना। इतनी बातें सिंपल है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं बोरेक्स की नेक्स्ट रिएक्शन की, है ना। नेक्स्ट रिएक्शन अपने से क्या पूछी जाएगी कि अगर बोरेक्स को हीट कर दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो बोरेक्स पहले लिख लेते हैं कि Na2B4O7 10H2O, ये अपना बोरेक्स हो गया। और इसको क्या कर दिया हमने? अगर हीट कर दिया तो क्या होगा? तो यार सिंपल सा लॉजिक है, हम किसी भी चीज को हीट करेंगे तो क्या होगा? उसका पानी क्या होगा? उड़ जाएगा, उसका पानी उड़ जाएगा, सूख जाएगा। तो बचेगा क्या अपने पास? सिर्फ ये बच जाएगा। क्या बच जाएगा? Na2B4O7, खाली ये अपने पास बच गया, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि इसको फर्दर हीट कर दें, इसको फर्दर आगे हीट कर दें तो क्या होगा, है ना। तो क्या होगा? तो आपका पहला लॉजिक क्या बोलेगा कि हीट मतलब पानी को आप सुखा दो। पर यहां पे आप ध्यान से देखो, एक भी हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। देखो वाटर में क्या चाहिए अपने को? H2O यानी हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन, है ना। यहां पे हाइड्रोजन नहीं है, मतलब पानी तो इसमें से नहीं निकल सकता। तो क्या निकल सकता है? तो हम क्या करेंगे? एक ऑक्साइड को निकाल देंगे। ऑक्साइड किसका निकल सकता है? किसका? बोरोन का ऑक्साइड। तो बोरोन का ऑक्साइड निकाल दिया।
अब बोरोन का ऑक्साइड निकालने के बाद अपने पास इसमें बच क्या जाएगा, अपने पास बच जाएगा NaBO2, ये अपने पास बच जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको दो सुपरहिट क्वेश्चन यहां पे बताऊंगा, दो सुपरहिट क्वेश्चन। देखो ये जो बना है ना अपना, ये जो बना है ये क्या है, सोडियम मेटाबोरेट है, सोडियम मेटाबोरेट है ना, सिंपल सी बात है। सोडियम की जगह यहां पे और कोई मेटल होती तो ये उसका मेटाबोरेट हो जाता। ये किसका है, सोडियम मेटाबोरेट है। ये पहला सुपरहिट क्वेश्चन मेटाबोरेट वाला। और यहां पे दूसरा सुपरहिट क्वेश्चन, देखो ये जो हमने रिएक्शन की है ना, ये वाली जो हमने रिएक्शन की है, ये अपनी एक सुपरहिट क्वेश्चन है, ये अपना एक सुपरहिट क्वेश्चन है। ये अपनी रिएक्शन किस काम आती है, ये अपनी रिएक्शन काम आती है किसके, बोरेक्स बीड टेस्ट।